इस वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो किरचॉफ्स ने लॉ दिए थे उसके बारे में देखेंगे, उसके दो स्टेटमेंट्स क्या हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम मिला था उसमें जो उसका ग्राफ जो है उसको समझेंगे और उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए थे उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है इस जो ग्राफ मिला था या स्पेक्ट्रम मिला है इसको जो है एक्सप्लेन किया गया था स्टीफन लॉ से। वीन्स ने दो लॉ दिए थे, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ और वीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इसके अलावा रेले जीन्स का लॉ था और प्लांक का क्वांटम हाइपोथेसिस। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इन लोगों ने कैसे करके जो है अपना मतलब कहाँ तक के जो है स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ जो है किरचॉफ्स लॉ जो है 1859 में दिया गया था। इसके दो पॉइंट्स या दो स्टेटमेंट है कह सकते हैं हम लोग। अब ब्लैक बॉडी not only completely absorb all the radiation incident on it, यानी कि एक ब्लैक बॉडी जो है सिर्फ वही नहीं होता है जो कि क्या करता है हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसमें इंसिडेंट हो रहा है, बट कन्वर्सली बिहेव्स एज अ परफेक्टली रेडिएटर व्हेन हीटेड। उसके साथ बट जो है ये क्या करता है परफेक्टली रेडिएटर का काम करता है जब हम लोग उसको हीट देते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक ब्लैक बॉडी हम लोग केवल ऐसे बॉडी को नहीं कहेंगे कि जो हम लोग अगर उसमें कोई रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। उसके पास एक और क्वालिटी होना चाहिए कि जब हम लोग उसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो क्या करे, ऐसे परफेक्टली रेडिएटर का काम करे और जितना रेडिएशन उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा है उसको रेडिएट करे। और दूसरा लाइन है द रेडिएशन गिवन आउट बाय द black body depends only on the temperature to which the black body raised. It is independent of the nature of the black body. यानी कि इस लाइन में क्या कह रहा है, जो ब्लैक बॉडी है उसको हम लोग जब हीट करेंगे ना तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा रेडिएशन इमिट करेगा ना वो कौन से वेवलेंथ में इमिट कर रहा है, उस जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो ब्लैक बॉडी का मटेरियल कौन सा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लोग उस किस टेम्परेचर पे उसको हीट कर रहे हैं। तो जो किरचॉफ्स लॉ था उसने दो चीज़ें बताई। पहला तो ये कि जो ब्लैक बॉडी ऐसा कोई बॉडी नहीं होगा जो कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, बस तभी हम उसको ब्लैक बॉडी कह देंगे। बट उसको क्या करना चाहिए, एक परफेक्टली रेडिएटर के जैसे भी बिहेव करना चाहिए जब हम लोग उस पर जो है हीट प्रोवाइड करते हैं या उसको हीट किया जाता है। तो और दूसरा पॉइंट में उसने कहा कि जो अगर हमने किसी ब्लैक बॉडी को हीट दिया या गर्म किया तो उसमें जो रेडिएशन इमिट होंगे ये रेडिएशन इमिट होंगे वो क्या होगा, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या कलर, वो क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ब्लैक बॉडी का मटेरियल क्या है या कौन से टाइप का मटेरियल है, बल्कि इस पे डिपेंड करेगा कि जो ब्लैक बॉडी है उसको हम लोग किस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं। तो ये जो थे किरचॉफ्स लॉ के दो स्टेटमेंट थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अबाउट दैट हाउ द एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज ई लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेवलेंथ लैम्डा एंड एट विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द वैल्यू ऑफ ई लैम्डा इज मैक्सिमम। तो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या बताता है, हम लोग ये देख जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये बताता है कि जो एनर्जी है एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो एनर्जी वैल्यू है जिसको ई लैम्डा से लिख रहे हैं, ई और उसके सबस्क्रिप्ट में लैम्डा है। तो ये क्या बताता है, जो अलग अलग वेवलेंथ है ये जैसे हम लोग यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं ये अलग अलग पूरा वेवलेंथ है एक्स एक्सिस में, तो उसमें ई लैम्डा यानी एनर्जी
एट पर्टिकुलर वेवलेंथ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि लैम्डा के जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसमें ई लैम्डा यानी कि एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो लैम्डा है उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू यानी किस वैल्यू पे जो था ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे हम लोग इस वाले कर्व में देखें तो यहाँ पर लैम्डा की इस वाली वैल्यू लैम्डा m1 पे क्या है, ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है। तो जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमको ये बताता है कि जो लैम्डा है उसके डिफरेंट वैल्यू पे ई लैम्डा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैम्डा की किस वैल्यू पे ई लैम्डा मैक्सिमम है। अब ये जो है ये ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम का ग्राफ है ब्लैक बॉडी का, जो कि 1899 में ल्यूमर और प्रिंगशेर ने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है 4 टेम्परेचर को शो किए हैं। T1 दिख रहा है, हाँ, T1 टेम्परेचर जो कि 998 केल्विन है। T2 टेम्परेचर है 1095 केल्विन। T3 टेम्परेचर है 1259 केल्विन और T4 है 1449 केल्विन। ये जो है इन टेम्परेचर्स पे ल्यूमर और प्रिंगशेर ने ये कर्व ड्रॉ किया था। तो ये जो था ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम को बता रहा है। ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लैम्डा m और उसके नीचे 1 लिखा है, लैम्डा m2, लैम्डा m3, लैम्डा m4, ये क्या बता रहे हैं, इन कर्व के पीक्स को बता रहे हैं। पीक मतलब कि जो ये मान लो T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया 998 टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम था ये, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोगों का ई लैम्डा की वैल्यू यानी एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ मैक्सिमम मिला, वो मिला लैम्डा m1 पे। वैसे ही T2 टेम्परेचर पे जब कर्व ड्रॉ किया गया तो ई लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू मिली लैम्डा m2 पे। इसी तरीके से T3 और T4 पे मिला गया था। तो ये जो था कर्व था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब हम लोग देखेंगे इस जो कर्व था इससे हम लोगों को क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं, या ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ या कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ ऐसे कह सकते हैं। अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन रहता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहीं भी क्या है, डिस्क्रीटनेस नहीं है इस कर्व में। डिस्क्रीटनेस का मतलब होता है जैसे ये कर्व है एक, मान लो हम लोग देखते हैं ये ऐसे है मान लो, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इधर कुछ गैप है, फिर ऐसे ही है। तो ये जो था इतना प्लेस में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, ऐसे पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, जहाँ से मतलब यहाँ तक के, यानी कि कहने क्या होता है ऐसे आधा होके फिर इधर ऐसे रुक जाता है ना कई बार कर्व, तो ये इसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस तरीके से अगर किसी कर्व में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मान लो इधर तक ऐसे गया फिर उसके बाद ऐसे है, तो ये इसको डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। और जो ऐसे होता है डायरेक्ट वो क्या होता है, कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व है वो क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। तो वही हम लोगों को लिखा है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी दैट इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो टोटल रेडिएंट एनर्जी है इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी जो टोटल एनर्जी इमिट कर रहा है वो क्या होता है, टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ये तीसरा पॉइंट क्या दिया था उसने, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो इसको हम लोग यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग T1 इक्वल टू 998 लिए, उसके बाद T2 की वैल्यू 1095 यानी कि T3 T4 बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग टेम्परेचर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे कि
ये हम लोगों का कम वाले उसमें था, कम टेम्परेचर में, फिर इधर टेम्परेचर बढ़ता गया तो ये जो पीक्स हैं ई लैम्डा की वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द पीक ऑफ द ग्राफ स्टार्ट्स टू शिफ्टेड टूवर्ड्स द शॉर्टर और लोअर वेवलेंथ, जो कि हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा एम, यानी कि जो वो वैल्यू है लैम्डा की यानी वेवलेंथ की, जब हमको जो है पीक मिलेगा ग्राफ में उसको हम लोग लैम्डा और उसके सबस्क्रिप्ट में एम करके लिखते हैं। वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो पीक है ग्राफ का वो क्या होता है, शिफ्ट होते जा रहा है टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। इसको ग्राफ में देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का ग्राफ है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहला टेम्परेचर था T1 सबसे कम टेम्परेचर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो पीक के करस्पॉन्डिंग ये पीक है इस कर्व का, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मिला है वो क्या है, लैम्डा M1 है। ये क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग ग्राफ में। उसके बाद क्या किया, दूसरे कर्व में यानी T2 में जो लैम्डा M2 है यानी पीक के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है ग्राफ लेफ्ट साइड मतलब ये वैल्यू कम होती जा रही है। सिमिलरली जो है लैम्डा 3 से भी कम होगा और ये लैम्डा M4। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो क्या हुआ, जो पीक के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ था वो क्या हो गया, शिफ्ट होने लगे टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर जो लैम्डा M है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये जो थे इस ग्राफ के जो थे कुछ ऑब्जर्वेशन से जो ल्यूमर और प्रिंगशर ने 1899 में दिया था। पहला तो ये दिया था कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होता है उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरा ये उसने बताया था जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टोटल रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, वो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा उसने कहा था कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग ई लैम्डा लिखे, ई और उसके सबस्क्रिप्ट में लैम्डा, जो कि प्रोपोर्शनल होगा टी की 5th पावर के। फोर्थ जो था एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक वैल्यू ऑफ ग्राफ स्टार्ट्स टू शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर और शॉर्टर वेवलेंथ, जिसको हमने लैम्डा और उसके सबस्क्रिप्ट में एम लिख के लिखे, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। अब जो था इन ऑब्जर्वेशंस, जो ये 4 पॉइंट्स हैं ना, इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने का बारी है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो थे 4 लॉज पब्लिश किए गए थे या दिए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे कि स्टीफन, प्लांक, वीन और रेले जीन्स। और ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो दिया गया था स्टीफन्स लॉ दिया गया था। स्टीफन ने ये क्या कह रहा था, स्टीफन्स लॉ, द टोटल एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी। तो ये जो है स्टीफन्स लॉ को हम लोग को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले इमिसिविटी समझना पड़ेगा। इमिसिविटी क्या होता है, जो द टोटल एनर्जी पर सेकेंड फ्रॉम द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, यानी कि जो टोटल एनर्जी है पर सेकेंड में निकलना चाहिए और कितने से निकलना चाहिए, यूनिट सरफेस एरिया से, किसके, ब्लैक बॉडी, यानी एक ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट सेकेंड में जितनी एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिसिविटी। एक बार और, जो ब्लैक बॉडी है उसका यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट सेकेंड में जितना एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे इमिसिविटी, और इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो जो स्टीफन्स लॉ हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो यहाँ लिखा है, एज पर द स्टीफन्स लॉ द इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ दैट ब्लैक बॉडी, 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर of that black body at which it was heated। यानी कि जो ब्लैक बॉडी है
उसकी जो इमिसिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर के एट विच जो है उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे हम लोग ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं उस टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल क्या होगा, जो इमिसिविटी है उतना उसमें इमिशन होगा। ठीक है, जो इमिसिविटी होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के 4th पावर के। और ये कौन सा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे उस ब्लैक बॉडी को हीट किया जा रहा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो ये जो था स्टीफेंस लॉ था, जो क्या कहता है, जो हमारे पास इमिसिविटी, स्टीफेंस लॉ क्या बताया, पहले तो उसने इमिसिविटी को डिफाइन किया कि जो इमिसिविटी होती है वो क्या होती है, किसी ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट सेकंड में जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको हम कहेंगे इमिसिविटी। और जो इमिसिविटी है वो क्या होता है, टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर कौन सा, वो टेम्परेचर जिसमें उस ब्लैक बॉडी को हीट किया जा रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है E = सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो ये स्टीफेंस लॉ हुआ। इसके बाद जो था वीन्स आया, वीन्स ने जो है 2 लॉ दिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, एज पर द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स टू शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर wavelength or shorter wavelength as the temperature at which black body is heated increases। ये क्या कह रहा है हम लोगों का, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर हम लोग ब्लैक बॉडी को हीट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो वेवलेंथ हो रहा है किसका, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो पीक हो रहा है वो क्या होता है, शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। ये चीज़ हम लोग ग्राफ में भी देखे थे यहाँ पर कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते गए, है ना, तो क्या हुआ, जो लैम्डा वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, कम होते जा रही थी। यानी कि जो वेवलेंथ था वो क्या होता, शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाते गए। तो वही क्या है, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का पीक होता है वो क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा और उसके नीचे में एम लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, जो स्पेक्ट्रम का पीक वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को बता रहा है। तो जो लैम्डा एम है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा b। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b/t। तो b क्या हो जाएगा, लैम्डा t। और b को हम लोग क्या कहते हैं, वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये जो था वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ था, जो कि ये कहता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी ब्लैक बॉडी का जिस टेम्परेचर पर उसको हीट कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसका पीक क्या होता है, शिफ्ट होते जा रहा है टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ। और इसमें जो रिलेशन होता है लैम्डा और टी में वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक कांस्टेंट आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने पे जिसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। अब इसके बाद जो था वीन्स ने दूसरा लॉ दिया, वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, द इमिसिविटी ऑफ द रेडिएशन इन द रेंज ऑफ द लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वीन्स ने ये बताया कि जो इमिसिविटी था, इमिसिविटी मतलब ब्लैक बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट सेकंड में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है या
इमिट हो रही है वो क्या था, इमिसिविटी था। और इमिसिविटी जो होगी वो क्या होगी, इन द रेंज ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ के रेंज में जो इमिसिविटी होगी वो क्या होगी, इस एक्सप्रेशन के थ्रू दिया जाएगा। ऐसा जो है वीन्स ने बताया अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। तो ये क्या बताया, ई, और इसके जो है लैम्डा को हम लोग कैसे लिखे हैं, ई के सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए, ध्यान रखेंगे ये जो है ई के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है लैम्डा, है ना कि मल्टीपल में। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए कांस्टेंट है अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ, जो कि फंक्शन है लैम्डा और टी का, यानी कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का कोई फंक्शन यहाँ पर आएगा, और डी लैम्डा। ये जो था वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था कि जो इमिसिविटी होगी रेडिएशन की वो क्या होगी, इन द रेंज ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस एक्सप्रेशन के थ्रू दिया जाएगा। इसके बाद इसने क्या कहा, जो ये फंक्शन है ना एफ, जो कि लैम्डा और टी का फंक्शन है, वो क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा ऐसे ही रहने देते इक्वल टू ए की जगह हम लोग दे C1 और लैम्डा की पावर 5 थी वैसे ही रहने देते हैं। जो एफ जो कि फंक्शन है लैम्डा और टी का, इसकी जगह पे हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दिए, एक्सपोनेंशियल जो कि ब्रैकेट में माइनस C2 बाय लैम्डा टी, और डी लैम्डा, यहाँ पर डी लैम्डा मल्टीप्लाई में है इसके, है ना। तो ये हमारा कुछ इधर अच्छे से लिख लेते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू C1 लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस C2 बाय लैम्डा टी, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे डी लैम्डा, और जहाँ C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ये क्या था, इस दिया वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने। अगर हम लोग वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखें तो इट इज़ गुड फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ लैम्डा ओनली बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट फॉर द हायर वेवलेंथ डजंट मैच। यहाँ पर क्या हुआ, इसने जो था ये जो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, इसने क्या किया, जो शॉर्टर वेवलेंथ थे यानी कि इधर साइड का जो था, इसको ही एक्सप्लेन कर पाया। जब हम लोग हायर वेवलेंथ इस साइड जा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, वहाँ पे वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फेल हो जा रहा था। हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इस एक्सप्रेशन से अगर ये जो होगा, क्या बोलते हैं, जो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या है, सिर्फ जो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ही गुड होता है। जैसे हम लोग वेवलेंथ इस साइड शिफ्ट होते जाते हैं, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ है यहाँ तक के, तो ये वैलिड हो रहा है ये लॉ, लेकिन जैसे हम लोग हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, ये लॉ फेल होने लगता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट मिलते हैं इस एक्सप्रेशन से, जो थ्योरेटिकल रिजल्ट में और जो हमने कर्व में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखे हैं हायर वेवलेंथ के लिए, वो मैच नहीं होते। मैच कहाँ होते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसमें। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो गुड है किसके लिए, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। इसके बाद जो है अगला जो लॉ आया था वो रेले जीन्स ने दिया था, रेले जीन्स लॉ से नाम से रेले जीन्स लॉ के नाम से। और इसने क्या कहा कि जो द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द एनक्लोजर लाइंग बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज गिवन बाय, जो एनक्लोजर होता है वो क्या होता है, एक मेटलिक बॉल के जैसे होता है जिसमें एकदम स्मॉल सा छेद रहेगा या होल रहेगा, जिससे क्या होगा, लाइट अगर इसमें इंसिडेंट होता है ना तो वो क्या होता है, इजीली बाहर नहीं निकल पाता, मल्टीपल टाइम्स जो है उसमें अंदर ही रिफ्लेक्शन होने लगता है, और मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन से होता है एनर्जी में लॉस होगा। तो वो कुछ इस तरह इतना हो जाता है उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की जो रे रहती है वो वापस से जो बाहर निकले वो बहुत ना के बराबर निकलती है, पूरी जो है उस एनक्लोजर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है मेटेलिक बॉल्स, तो उसको हम लोग एनक्लोजर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग द एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द एनक्लोजर लाइंग बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा एंड डी लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में, है ना। जो एनक्लोजर है उसके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम लोग किस तरीके से देंगे, वो जो है रेले जीन्स ने दिया। उसने क्या दिया, म्यू लैम्डा, यहाँ पर म्यू के सबस्क्रिप्ट में है, ओके। तो म्यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई लैम्डा की पावर 4 KT डी लैम्डा, ये जो था इसने दिया, जो कि म्यू के लैम्डा क्या है, एनर्जी डेंसिटी है।
के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, 8 पाई कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। ठीक, तो ये जो था रेले जीन्स लॉ का फॉर्मूला था, ये एक्सप्रेशन था कह सकते हैं। और ये जो था केवल और केवल हायर वेवलेंथ के लिए वैलिड था। ओके, जो जैसे जैसे हम लोग कहते हैं लैम्डा शिफ्ट होता था टूवर्ड्स जीरो, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ही जगह जैसे लैम्डा जाते जाएगा, तो क्या हम लोग देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से अगर लैम्डा जो है कम होते जाए तो क्या होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में कम वैल्यू आएगी, यानी मान लो 0 आ रही है, लैम्डा टेंड्स टू 0, इधर 0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। म्यू लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि क्या बताता है, फेलियर बताता है रेले जीन्स लॉ का। और अगर इनफाइनाइट मतलब क्या होंगे ये, तो ये क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू 0 के टूवर्ड्स नहीं जानी चाहिए, 0 की ओर नहीं जानी चाहिए, है ना, वरना ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो मतलब जो मेन चीज़ था रेले जीन्स लॉ का, वो क्या हुआ था, जब हम लोग हायर वेवलेंथ इस तरफ बात करते थे तब तो ये ओके था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट दे रहा था वो सिमिलर था। लेकिन जैसे हम लोग लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते ना, तो ये क्या होता था, कुछ ये डॉटेड लाइन में जो शो हो रहा है ना, वो उस तरीके का ग्राफ शो करता था। कब, जब हम लोग लैम्डा को लोअर में शिफ्ट कर जाते, यानी कि लोअर वेवलेंथ में जाते थे तो। और यही जो ये मिलता है ना डॉटेड लाइन, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, जहाँ पर जो है रेले जीन्स लॉ में थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखने को हमको मिला, जो रेले जीन्स लॉ था वो कहाँ पर वैलिड है, जब हम लोग हायर वेवलेंथ की बात करें, शॉर्टर वेवलेंथ में वो फेल हो जाता है, उसी को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहा गया। और वहीं जो था मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वैलिड था, हायर वेवलेंथ में वो फेल हो जा रहा था।